अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है, हर शहरी की उसके अंदर दिलचस्पी है। वो जानना चाहता है कि इसके बारे में आखिर कानून कहता क्या है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं कॉल्स रिकॉर्डिंग की। अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ऐप के ज़रिए लोग जो है वो एक दूसरे की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या क्राइम के अंदर होने वाली जो कन्वर्सेशन है उसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है? क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है वो इस बारे में खुली छुट्टी है कि वो किसी की भी रिकॉर्डिंग जो है उसको मंजर आम पर ला सकें, उसको रिकॉर्ड कर सकें? हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है? डिफरेंट लॉज क्या है? अगर कोई बैड इंटेंशन के साथ किसी की कॉल को रिकॉर्ड करता है और उसको बाद में ब्लैकमेल करता है तो उसके बारे में कानून क्या कहता है? अदालत इसको बतौर सबूत एक्सेप्ट करती है या इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको गुजरने के बाद इसको एज ए पीस ऑफ एविडेंस जो है वो माना जा सकता है? नाज़रीन, इन सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं जो है वो आपको पता है परमानेंटली हमारा साथ देते हैं दिल नवाज चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर कानून है, अपनी एक अच्छी प्रैक्टिस के मालिक हैं, कानून के ऊपर भी दस्तरस रखते हैं। इनके साथ हमारे साथ देने जा रहे हैं ख्वाजा वसीम अब्बास साहब, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, क्रिमिनल लॉ के अंदर एक बड़ा नाम है। कोई भी मामला हो क्रिमिनल साइड के ऊपर, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी वो मामला को देखते हैं और क्रिमिनल लॉ के अंदर एक खासी ग्रिप रखते हैं। इन दोनों से इन सारे पहलुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बात का आगाज़ करता हूँ दिलनवाज चीमा साहब से। दिलनवाज चीमा साहब, बताइएगा इस मामले में लॉ क्या है? क्या एक शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स की जो कॉल को रिकॉर्ड कर सकता है? क्या उसको लीगली अलाउड है कि वो उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर सके और बाद में उसको बताए कि जनाब आपने फ़लाँ बात की थी, या इसके ऊपर कोई बंदिश है, कोई ज़ाब्ता है? जी, इसमें भट्ट साहब कोई डिफरेंसेस हैं और उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करने की ज़रूरत है। ख़ासकर जब हम बात करेंगे एक डिफरेंस आएगा बिटवीन प्राइवेट सिटीजन्स, जो प्राइवेट सिटीजन्स एक दूसरे की टैपिंग करेंगे, और दूसरा अगर फ़र्ज़ करें जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि गवर्नमेंट एजेंसीज़, क्योंकि इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास किस हद तक इख्तियार होता है किसी की भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करने का या टैप करने का। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो देखने का ये है कि इसमें एक कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। सिर्फ एक चीज़ तो नहीं है, फ़ोन टैपिंग एक उसका हिस्सा है, लेकिन उसमें कई चीज़ें इंक्लूड होंगी और उस पर ज़ाहिर हम एक डिस्कशन सब की चीज़ों पे करेंगे। उसमें किसी की फ़ोटोग्राफ जो है विदाउट परमिशन, ख़ासकर अगर कॉम्प्रोमाइजिंग फ़ोटोग्राफ है, किसी की ज़ाती वीडियो, किसी की आप कह सकते हैं निजी नेचर की जो वीडियोज़ होती हैं, नाज़ेबा वीडियोज़ भी आप कह सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स भी कह सकते हैं, हरासमेंट भी उसके अंदर शामिल है। ये सारी जो हैं जी, इसके ऊपर जो प्राइवेट सिटीजन्स की हद तक जो लॉ अप्लाई करेगा वो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का। अब ये मेरा ख्याल है अक्सर क्योंकि काफ़ी पिछले सालों में मामलात उठते रहे हैं, तो ये जो उन्वान है इसका आप लोगों के इल्म में भी होगा और काफ़ी इस पर कार्रवाई अब मुकदमात में हो रही है। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो अक्सर एक्टिविटीज़ आती हैं उसमें हमने देखा कि इसके ऊपर काफ़ी केस हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ के भी होते रहे हैं पिछले वक्त में। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016, इसमें मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं जो मुख्तलिफ ऑफेंसेस के साथ डील करती हैं और उनकी मुख्तलिफ जो है वो पनिशमेंट्स भी हैं और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट होती है। तो इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि वीडियो बनाना। अब इसमें भी दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एक तो एक अमल है किसी की वीडियो बनाना या किसी की फ़ोटोग्राफ लेना उसकी परमिशन के बगैर या गैर कानूनी तरीके से। दूसरा उसको ट्रांसमिट करना, मतलब उसको फैलाना या उसको शेयर करना, और जो लफ्ज़ है ट्रांसमिट कानून में उसके ऊपर भी डिस्कशन ज़रूरी है कि ट्रांसमिट का बहुत वाइड एम्बिट है। तो जो भी ऑनलाइन उसको शेयर कर रहा है या ब्रॉडकास्ट कह लें या उसको जो है वायरल जिसको कहते हैं करना है या एक प्रोसेस से दूसरे सिस्टम पे उसको भेजना भी जो है वो इसके दायरे में आता है। तो ये सारे जो हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं और इन सब के ऊपर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया दिलनवाज चीमा साहब।
ख्वाहिश साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका तो माशाल्लाह एक वास्ट एक्सपीरियंस है, आप रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर इस तरह के मामला से इंटरेक्ट भी करते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो लॉ है 2016 का, जिसके अंदर जो प्राइवेट लोग हैं जिनको ये बंदिश में लाया गया है, ज़ाब्ते में लाया गया है, कि वो इसके अंदर आपको पता है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर जब तक जो है वो मंजरिया, जैसे आम नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि इंटेंशन होना ज़रूरी है, उसके बगैर अगर कोई किसी की रिकॉर्डिंग कर रहा है तो क्या वो भी मना है? अच्छा, लॉ इसमें बड़ा क्लियर है कि जो भी ऑफेंसेस होते हैं इसमें मेंजरिया बड़ा ज़रूरी है। अगर नीयत ना हो तो फिर कई चीज़ें होती हैं जो ऑफेंस के ज़िम्मे में नहीं आती। फ़र्ज़ करें कोई किसी जगह का ग्रुप बैठा हुआ है, रूटीन में आपस में बातचीत हो रही है, तो वहाँ कोई रिकॉर्डिंग कर लेता है तो कोई ऐसी बात, तो कोई ऑफेंस नहीं बनता। इसमें जो लॉ है इसमें स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि उसको कोई मजबूर कर रहा हो या उसको किसी तरीके से हरास करना चाह रहा हो या उससे कोई चीज़ ऐसी मनवाना चाह रहा हो जो अगर वो वीडियो या फ़ोटोग्राफ ना होती तो वो ना मानता। किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, किसी को फोर्स करने के लिए अगर वो वीडियो बनाता है उसकी कंसेंट के बगैर और फिर उस वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, ये दोनों अलग अलग ऑफेंसेस हैं। ठीक। एक ऑफेंस वहाँ कंप्लीट हो जाता है जब वो वीडियो बना लेता है, ऑफेंस मुकम्मल हो गया, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और का वर्ड है उसमें, या तो वो अगर कोई और भी डिस्ट्रीब्यूट करता है या जिसने वो वीडियो बनाई है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। जी ख्वाहिश साहब, थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बताते जाइएगा कि क्या ये भी ऑफेंस है कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कोई जो है ऐसी वीडियो आई है या ऐसी रिकॉर्डिंग आई है जो कि किसी की कह लें कि इज़्ज़त उछाल रही है या उसके कोई हकूक़ की जो है वो उसको पामाल कर रही है और मैंने फॉरवर्ड कर दी है, तो क्या मैं भी उस ऑफेंस पे आ जाऊंगा? बिल्कुल आ जाएंगे। यहाँ तक रिसीव करना कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन जब आप उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो इट्स मीन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो लॉ में वर्ड यूज़ हुआ है वो है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का तो बड़ा इजी है कि तकसीम करना, आगे से आगे किसी को फैला देना। तो कोई शख्स जो कोई ऐसी वीडियो रिसीव कर ले तो कोई ऑफेंस नहीं, लेकिन जब वो आगे किसी को और को फॉरवर्ड कर देगा, किसी और को भिजवा देगा, तो फिर उसी ऑफेंस के ज़िम्मे में आ जाएगा। तो फिर लॉ जो 21 है साइबर इसका एक्ट का, वो उसमें फॉल करेगा। तो इसकी फिर जो कंप्लेंट है, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें कह लेंगे, इसमें कंप्लेंट हर कोई शख्स नहीं कर सकता। कंप्लेंट वही करेगा जो अग्रीव्ड पर्सन है, यानी जिसकी वीडियो बनाई गई है वो कंप्लेंट करे। हाँ, अगर वो माइनर है तो फिर उसका गार्डियन कंप्लेंट कर सकता है। ये ऐसा ऑफेंस नहीं है कि कोई शख्स उठेगा और कहेगा जी ये वीडियो मैंने देख ली है किसी की, तो लिहाजा इस पर FIA कार्रवाई शुरू कर दे। और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो FIA के इख्तियार में है, FIA इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। यानी कि आम पुलिस स्टेशन के अंदर आप इसकी FIR लॉन्च नहीं करवा सकते, आपको FIA के पास ही जाना। बिल्कुल, इसकी आम पुलिस स्टेशन को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। इसकी FIA को है, FIA पहले इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करके वो डिवाइस कब्जे में लेंगे जो आपके पास है, या FIA के पास तो ये भी है कि वो FIR दर्ज करने से पहले भी इसमें गिरफ्तारी अमल में ला सकती है ड्यूरिंग इंक्वायरी। तो जब उसको गिरफ्तार करते हैं तो उस वक्त भी FIR दर्ज कर सकते हैं, और ये केसेस हमने किए भी हुए। अच्छा ख्वाहिश साहब, थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा, आजकल जो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है, उसके अंदर लोग जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इस तरह से आप सोशल मीडिया पे डिफरेंट जो फोरम्स हैं, जैसे फेसबुक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी ग्रुप्स हैं, उधर कोई वीडियो जो है वो लोड कर देता है कोई इस तरह की जो कि किसी दूसरे शख्स की जो है वो कोई कह लें कि उसके हक़ की जो है वो उसके वायलेशन कर रहा है, उसके राइट्स की, उसके ख़िलाफ़ कोई बात है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, तो मैं अगर उस ग्रुप का हिस्सा हूँ तो क्या मुझ पर भी कोई ज़िम्मेदारी आयद होती है कि मैं उस कन्वर्सेशन के अंदर पार्टिसिपेट ना करूँ, या क्या पाबंदी है? क्योंकि नाजरीन को ये एजुकेट करना हमारी मकसदियत है कि उनको पता हो कि सोशल मीडिया हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आम जो है वो मैसेजिंग हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, नहीं तो आप कल को किसी मसले का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी क्लियर है कि अगर तो आप सिर्फ उस ग्रुप का मेंबर हैं और आपने रिसीव की है तो फिर कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर मेंबर होते हुए आप उसको आगे शेयर करेंगे तो फिर आप ऑफेंस कमिट करेंगे। सिर्फ किसी ग्रुप का मेंबर होने के लिए वो काफ़ी नहीं है कि आप ऑफेंस कमिट करेंगे। जी। दूसरा, ये जो है ना प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम एक्ट 2016, जिसे पीका कहते हैं, पीका 2016, जी। इसमें फ़ोटोग्राफ और वीडियो सिर्फ आता है, इसमें कॉल रिकॉर्ड शामिल नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी का कोई फ़ोन टेप है वो इस ऑफेंस के ज़िम्मे में नहीं आता इस लॉ के तहत। इसमें सिर्फ आप किसी की वीडियो हो या पिक्चर हो तो वो ऑफेंस है, और इसकी बाकायदा इंक्वायरी करती है FIA। इंक्वायरी के बाद FIR दर्ज होती है, तो फिर आगे लॉ प्रोसीड करते हैं।
अच्छा, अब मुझे दिलनवाज चीमा साहब आपसे मुखातिब होना चाहूँगा। मुझे आप थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स की विद द बैड इंटेंशन, क्योंकि नीयत का जब तक मेंजरिया नहीं होगा, एक्टिसरिया अगर कर भी लिया तो ऑफेंस आपको पता है कि वो उस तरह से बनता नहीं है। तो अगर उसका मेंजरिया भी है और उसका एक्टिसरिया भी है, उसने इस इंटेंशन से किसी की जो है वो रिकॉर्डिंग की है फ़ोन के ऊपर या कोई वीडियो बनाई है, तो कितनी सज़ा जो है वो उसको एक अंदाजे के मुताबिक जो आपका नया लॉ है 2016 का, उसके मुताबिक उसको हो सकती है? ये बट साहब इसमें क्योंकि ऑफेंसेस फ़र्क हैं तो पनिशमेंट्स भी डिफरेंट है। मतलब 19 में जो है वो ज़रा ज़्यादा स्टर्नर ऑफेंस आप कह सकते हैं, उसमें 5 ईयर्स और 5 मिलियन है। और जो 20 है जो साइबर स्टॉकिंग से डील करती है, उसके अंदर 3 साल और 3 मिलियन रुपीज़ की फ़ाइन प्रोवाइडेड है। 3 मिलियन? हाँ जी। तो ये मुख्तलिफ है और ये ज़ाहिर है कोर्ट की उसके डिस्क्रेशन पे भी होता है, कोर्ट ने जब अवॉर्ड करनी होती है पनिशमेंट। बट इन ऑफेंसेस में, इनकी नेचर में और इनकी ट्रीटमेंट में डिफरेंस है। साइबर स्टॉकिंग जो है आप कह सकते हैं ज़रा लेस कॉन्सिक्वेंस बेयरिंग ऑफेंस है। और जो 19 है उसका अनवान है ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन और अ माइनर। मतलब इसको कह सकते हैं किसी शख्स की वक़ार या इज़्ज़त नफ्स को जो है वो पामाल करना, मजरू करना, उसका जो जुर्म है वो ज़रा ज़्यादा सख्त है। और उसमें 19 में ही ज़्यादा जो है फ़ोटोग्राफ और गलत जो वीडियोज़ हैं जिसको हम कहते हैं सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियो या फ़ोटोग्राफ, ख़ासकर उसमें ये भी शामिल है कि अगर वीडियो किसी और की थी और आपने किसी और की शक्ल उस पर, क्योंकि आपको पता है आमतौर पे ये भी होता है, लोग ऐसे ये भी करते हैं और ये बड़ी गलत चीज़ है कि किसी और की वीडियो हो और आप शक्ल किसी और की उसके ऊपर बना दें, लगा दें। अब वो ऐसी चीज़ है कि देखने वाले को तो ऐसे ही लगेगा जैसे यही शख्स है। तो ये मतलब ये बहुत हिनस क्राइम आप कह सकते हैं, किसी बंदे को इस तरह से जलील करना या उसकी तजलील करना। तो ज़ाहिर है इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आपकी बैड इंटेंशन जो आप कह रहे हैं, आपकी इंटेंशन जो है मेंजरिया शामिल है। दूसरे केस में भी किसी बंदे की देखें ना, एक सेक्सुअल एक्सप्लिसिट वीडियो है, अगर टेम्पर्ड नहीं भी है, उसकी एक प्राइवेट वीडियो है, उसका प्राइवेट एक फेल है, उसका ज़ाती मामला है, आप उसकी वीडियो बना रहे हैं, अब बना के फिर आप उसको ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, तो ये तो खैर किसी माशरे में भी इसकी कोई इजाज़त नहीं हो सकती। और बाकी मामलात को छोड़ के कानून में इसकी इजाज़त नहीं है, जुर्म है ये। जी ख्वाहिश साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ज़रा ये बताइएगा हमारे ऑडियंस को कि देखिए, एक बंदे ने अगर कोई वीडियो या कोई तस्वीर जो है किसी की अपलोड कर दी है जो कि नाजेबा है और उसकी हित्तक हो गई है, उसकी बदनामी हो गई है, तो क्रिमिनल साइड के ऊपर तो आपने बता दिया कि एक FIA को जाहिर है एक एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी, उस पर इंक्वायरी चलेगी और उसके बाद उसके ऊपर FIR होगी। तो वो ये बताइएगा कि ये मैं आपकी तरफ आऊँगा दिलनवाज चीमा साहब, आप ज़रा बताइएगा कि क्या इसके ऊपर कोई सिविल मुकदमा भी फ़ाइल किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, उसको अगर सज़ा हो जाती है तो मुझे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे तो मेरी कॉम्पनसेशन चाहिए, मुझे जो है वो मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरी हित्तक हुई है, मुझे कोई ऐसा गेन चाहिए जिससे मेरी कोई दादरसी हो सके। तो क्या सिविल मुकदमा भी फ़ाइल किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे लॉ में वो प्रोवाइडेड डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर आप डेफेमेशन का मुकदमा कर सकते हैं किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, अगर वो आपकी उसमें बहरहाल जो लैंग्वेज है वो पब्लिश है, तो कोई मटेरियल जो है डेफेमेटरी मटेरियल का पब्लिश होना ज़रूरी है। तो इट कैन बी डिबेट, वो डिबेटेबल पॉइंट होता है कि किस हद तक कोई चीज़ पब्लिश हुई है या नहीं हुई है, मतलब क्योंकि उसका फैलाना या उसको आम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन डेफिनेटली ऐसे केसेस में जिधर आप देखते हैं कि बहुत वायरल हो गई हैं वीडियोस या बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, तो उन केसेस में डेफिनेटली दैट लाइज, बट वो केस टू केस पर देखना पड़ेगा कि जो किस हद तक वो डेफेमेशन मेकआउट हो रही है या नहीं हो रही है। और बट साहब सॉरी आपकी बात खत्म हुई, उसमें फॉल्स होना भी बड़ा ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन को, तो उसका एम्बिट थोड़ा डिफरेंट है, मतलब उसको थोड़ा और नज़र से हमें देखना पड़ेगा। जी, यानी कि अगर इंफॉर्मेशन अगर आप कह रहे हैं कि वो सच है तो उस सूरत के अंदर फिर जाहिर है उसके ऊपर वो कॉम्पनसेशन उनकी नहीं बनेगी। ख्वाहिश साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप पहले कुछ फरमाना चाह रहे थे, आप बात कीजिए। इसमें जो डेफामेशन डैमेजेस है ना, इसमें 2 रेमेडीज़ हैं। एक रेमेडी है सिविल कोर्ट। अब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो किसी को डेफामेटरी मटेरियल हो, किसी फॉर्म में भी हो, वो वर्बल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमी इन दी शेप हो कि आपने किसी ने लिखा हुआ है या वीडियो रिकॉर्डेड है, कोई वर्बल भी हो तो फिर भी आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, वो सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। और एक इसका स्पेशल लॉ है डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002, उसके तहत इसकी जुरिस्डिक्शन भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनता है ये केस, जिसको सेशन कोर्ट कहते हैं अगर वो क्रिमिनल केसेस सुनता है, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास इसका जुरिस्डिक्शन है।
तो आप वहाँ भी डेफामेशन ऑर्डिनेंस के तहत केसेस फाइल कर सकते हैं। और वो केसेस अगर आप फाइल करें, यहाँ ट्रेंड नहीं है ना एक्चुअल कि केसेस जो कि लंबे चलते हैं तो ट्रेंड नहीं है केस फाइल करने का। अगर उसमें केस फाइल किया जाए तो उसमें अच्छी खासी डैमेजेस मिलते हैं लोगों को, और उसमें टाइम फ्रेम भी है कि 6 मंथ में उन्होंने डिसाइड भी करना होता है केस। ऑलराइट, ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि क्या डैमेजेस उसका कोई क्राइटेरिया होता है? मिसाल के तौर पर जो है वो कोई फिक्स होते हैं कि इतने पैसे मिलेंगे, आपने इतना क्लेम किया है, उसके ऊपर क्या क्राइटेरिया है? हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो इतनी शोहरत का मालिक नहीं है, उसके खिलाफ कोई इस तरह की वीडियो या ऑडियो आपने किसी शख्स ने की जिसके खिलाफ उस शख्स ने जो है वो केस फाइल कर दिया, उसके बरक्स जो है वो एक ऐसा शख्स है जो एक बहुत ज़्यादा शोहरत का मालिक है, तो दोनों के डैमेजेस जब कोर्ट डिसाइड करता है तो क्या उनकी अमाउंट जो है या कोई अवार्ड किए जाते हैं कॉम्पनसेशन, तो वो एक ही होती है? नहीं, बिल्कुल भी एक नहीं होती। डिपेंड यही करता है कि जिस पर्सन के ख़िलाफ़, जिस पर्सन की आपने डेफामेशन की है और जो डेफामेशन में जिसने कंप्लेंट फाइल की है उसको सूट कहते हैं, सूट फॉर डैमेजेस। तो डिपेंड करता है कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है और उसके हिसाब से ही वो डैमेजेस अवार्ड करते हैं। ये नहीं होता कि अगर आम आदमी हो तो उसके लिए वो कम अवार्ड करेंगे, लेकिन अगर कोई वेल नोन पर्सन है, कोई भी हो, किसी फील्ड में भी हो, वो पॉलिटिकल हो, कोई स्कॉलर हो, वो किसी फील्ड में भी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, तो उसको ज़्यादा अवार्ड किए जाते हैं। देखना ये है ना कि अगर एक बंदे को कोई जानता ही नहीं है, कोर्ट वो देखती है ना म्यार कि अगर एक शख्स है वो बिल्कुल ले मैन है, कॉमन मैन है, जिसको कितने लोग जानते नहीं हैं, तो उसको निस्बतन वो कम अवार्ड करेंगे उसके केस में। लेकिन दूसरी साइड पे अगर कोई वेल नोन पर्सनैलिटी है, वो किसी फील्ड में भी है, तो जब वो डैमेजेस का केस फाइल करेगा तो उसको फिर वो ज़्यादा डैमेजेस उधर ग्रांट करते हैं। नहीं ख्वाजा साहब, एक सवाल आम नाजरीन के ज़हन में ज़रूर आता होगा, बल्कि आ रहा होगा, कि क्या कोई गरीब आदमी या कोई हल्का आदमी जो उसकी इज़्ज़त में फ़र्क है और कोई शोहरत वाला आदमी उसकी इज़्ज़त में फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क नहीं है। बात भला क्या, देखें लॉ जो है ना, लॉ बड़ा क्लियर है और जो ग्रुप ऑफ सिटीज़न है ना उसके हिसाब से ही सारा कुछ होता है। देखिए आम कोई शख्स है ना, जैसे कोई ऑफेंस भी आप ले लें ना, माइनर सा ऑफेंस भी, मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि आज तक कभी किसी कोर्ट में जो एक्सीडेंट केस होता है ना, ड्राइवर के अलावा कभी कोई उसमें मुल्ज़म चालान नहीं होता जो साथ बैठा हुआ हो। ऑलराइट, लेकिन मैं आपको केस रेफ़र कर रहा हूँ जावेद महबूब साहब थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब। उनके ड्राइवर से एक्सीडेंट हो गया, एक बंदे की डेथ हो गई, तो वो चूँकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब था और उसकी गफलत आई तो उस केस में एक्यूज़ शामिल तफ्तीश भी हुआ और उसकी ट्रांसफ़र भी हुई उस केस में। डिपेंड आपकी करता है कि जितनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी अगर होगी ना तो उतना ही आपको केयरफुल भी होना चाहिए। तो ये उसी हिसाब से ही है कि अगर आप देखते हैं ना कोई, जैसे आम शख्स पे कहते हैं ना जी चीज़ें एप्लीकेबल उतनी नहीं होती, लेकिन जो अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं उन पर ज़्यादा उनको अपना ख्याल रखना पड़ता है कि वो ज़्यादा केयर एंड कॉशन से चलें। तो सेम उधर पैमाना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं मुख्तलिफ, ज़ाहिर है उनको एक इख्तियार देना पड़ता है कि वो मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनको रिमांड भी मिलते हैं, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग का मामला है, वीडियो का या ऑडियो का, जैसे वो छुप के रिकॉर्ड करें, तो क्या उनको एक खुली छुट्टी है? उनका कोई ज़ाब्ता नहीं है कि वो अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा अपनी पर्सनल बातें कर रहा है अपनी किसी मिसिस के साथ, अपने किसी अजीज़ के साथ, तो वो भी रिकॉर्ड करके जो है वो उस तरह से मंजर आम पे आती हैं? क्या कोई ज़ाब्ता नहीं है कि इनको रोका जा सके या कोई इसके अंदर कानून क्या कहता है? अच्छा, इसमें ना एक तो है कि प्रिजम्पशन की बेस पे आप किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते। या तो ये हो ना कि जब जिस किसी की वीडियो रिकॉर्ड हुई है या ऑडियो रिकॉर्ड की है उसने आज तक कभी कंप्लेंट तो की नहीं, सारी की सारी ज़बानी बातें होती हैं ना, या तो कोई कंप्लेंट करे तो उसमें फिर इंक्वायरी हो तो पता चले कि उसकी रिकॉर्डिंग किसने की है। जहाँ तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का ताल्लुक है, इन्हें रिकॉर्डिंग करने का इख्तियार तो हैं, पावर है, इसलिए कि जैसे आप देखते हैं ना कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि किसी जगह पे कोई बम ब्लास्ट होना हो तो कैसे वो लोग उसको डिटेक्ट करते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ कॉल रिकॉर्ड किए होते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज की कोडिंग की होती है कि अगर किसी वॉइस में वो लफ्ज़ यूज़ होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा और वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी उसकी। ये हर कॉल रिकॉर्ड नहीं होती, उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड दिए हुए हैं कि फ़र्ज़ करें बम का वर्ड यूज़ होता है, कहीं ब्लास्ट का होता है, टारगेट का वर्ड यूज़ होता है, तो जब ऑटोमेटिकली वो वर्ड आएगा तो फिर उनका जो सिस्टम है वहाँ ब्लिंक होगा तो फिर उसकी वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। और इससे कई वाक़यात ऐसे हुए हैं कि उन्होंने ट्रेस भी किए हैं और बड़े बड़े ब्लास्ट होने से बचे भी हैं। जहाँ तक ये कहते हैं जी प्राइवेटली किसी की ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करना, तो बिल्कुल प्राइवेट वीडियो तो आप किसी भी लॉ में किसी की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे किसी के बेडरूम की कह लें या किसी के घर की कह लें। देखिए वो कोई किसी का फेल का ज़िम्मेदार तो वो खुद ही है,
लेकिन उसमें अग्रीव्ड पर्सन जो है उसने कभी भी कंप्लेंट नहीं की, या तो कंप्लेंट करे तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि उसने किसने उसकी रिकॉर्डिंग की है। ये ज़रूरी तो नहीं है ना, ये कहना तो बड़ा आसान है जी मेरी जो एजेंसी है उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली, मे भी कोई और शख्स भी तो हो सकता है जिसने रिकॉर्डिंग कर ली हो। नहीं ख्वाहिश साहब, एक सवाल उठता है क्योंकि देखिए खुदा न खास्ता जिसके साथ ये मामला होता है वो अपनी चादर चार दीवारी को कवर करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जी मैं इस मामले को जितना उछालूंगा उतना ही ज़्यादा बदनामी मेरी होगी, फिर मामला मज़ीद जाएंगे। तो क्या यहाँ पे जो रियासती इदारे हैं या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसको खुद तफ्तीश करें और जानकारी करें और मालूमात करें कि जनाब ये क्यों आखिर हो रहा है कि आप किसी की प्राइवेट, देखिए जहाँ पे ऑफेंस हुआ है उसको कोर्ट भी सपोर्ट करेगा, उसको जो है पब्लिक भी सपोर्ट करेगी, लेकिन जहाँ पे ये प्राइवेट मामलात हैं वहाँ पे सिर्फ इस वजह से इस मामले की इंक्वायरी या तफ्तीश ना होना क्योंकि वो शख्स कंप्लेनेंट आगे बढ़ के नहीं आ रहा, वो कैसे आएगा? तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे कोई एक लॉ है, कानून इस बारे में क्या कह रहे हैं? कानून इसमें बड़ा क्लियर है ना कि अग्रीव पर्सन खुद करे या अगर वो माइनर है तो उसका गार्डियन करे। सो मोटो पावर्स तो अगर करना शुरू कर दें तो फिर तो काम ये ख़त्म ही नहीं ना हो। और देखिए ना बात वही है ना कि अगर कल को आप बुला लेते हैं, इंक्वायरी शुरू भी हो जाती है, तो जो बंदा अग्रीव्ड पर्सन है वही कहता है जी मेरी वीडियो नहीं है, तो आप क्या कहेंगे उधर? सबसे पहली बात तो ये है ना कि जिसकी वीडियो बनी है वो उसको एडमिट करेगा कि ये मेरी वीडियो बनाई गई है, तो फिर उस पर इन्फोर्समेंट एजेंसीज आगे जाएंगी ना। अगर वो क्लेम ही ये करता है कि मेरी फेक वीडियो है तो आप किसके खिलाफ एक्शन लेंगे? बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक सवाल जो है वो मैं दोनों अपने जो है वो मेहमान ग्रामीण से पूछना चाहूँगा। पहले मैं अब आता हूँ दिलनवाज चीमा साहब। दिलनवाज चीमा साहब, आप ये बताएं कि हमने काफ़ी जो है पहलू डिस्कस किए हैं, एक पहलू जो आ रहा है वो ये है कि कोर्ट इस मामले को किस तरह से लेता है। अगर आप कोई रिकॉर्डिंग है उसको कर लेते हैं, कोई वीडियो है या कोई ऑडियो है, तो कोर्ट उस बुनियाद के ऊपर कोई सज़ा या जज़ा का तयन कर सकता है। अगर मैं उसे मुख्तसर पूछना चाहूँ तो ये है कि क्या उसकी एविडेंशरी वैल्यू है, क्या उसकी कोई सबूत के तौर पर कोई हैसियत है? इसमें जो भट्ट साहब जैसा ख्वाहिश साहब ने पहले ही कह दिया, इसमें थोड़ा सा केस टू केस वेरिएंस है, इस पर कुछ सेटल्ड वो तो नहीं है। डिपेंड हाउ द आई मीन एक मंजूर अहमद की जजमेंट है 1990 की, वो वेल नोन जजमेंट है। ईव्स ड्रॉपिंग का केस था, इलीगली पुलिस ने घर इन्वेड करके कलेक्ट किया था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी और वो सबमिट की थी। बहरहाल वो बेल ग्रांटिंग ऑर्डर था, उसमें तो अपहोल्ड नहीं हुआ था और सेक्शन 14 जो आर्टिकल 14 की वायलेशन कंसिडर हुई थी, तो उस केस में एविडेंस उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया। बट देयर आर अदर केसेस जिधर डिपेंडिंग ऑन द सोर्स एंड द मेथड इन विच जो जिससे एविडेंस कलेक्ट की गई है वो हो भी सकती है। तो ये तो केस टू केस वेरी करेगा। लेकिन इसमें चले उसको बाद में आ जाएंगे। इसमें जो अहम चीज़ है ना, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर जो डिस्कस करने वाली चीज़ है कि उनके ऊपर क्या जो है लॉ होता है, इतलाक़ किसका होता है। तो इसमें एक डाइवर्स रेंज है और इसकी हिस्ट्री है। मतलब ये टेलीग्राफ एक्ट 1885 से शुरू होता है, जो कि आप समझ लें कि 1885 का कौन सा वक्त था, तब टेलीग्राफ्स होते थे। और तब गवर्नमेंट को पावर थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, कि वो इंटरसेप्ट कर सकती है। वो हमने कंटिन्यू रखा कानून, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट की जगह फेडरल गवर्नमेंट आ गई और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उनको बाकायदा इख्तियार था कि वो पकड़ लेते थे, ट्रांसमिट मैसेजेस को रोक लेते थे, उसकी बेसिस पे करते रहे। फिर एक मशहूर केस हुआ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का 98 का, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन उसके ऊपर एक जो है वो रजीम ज़रूर है कि उसको कैसे गवर्न करना है। ऑलराइट, ख्वाहिश साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप ज़रा थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस क्रिमिनल लॉ के अंदर काफ़ी है। ये जो रिकॉर्डिंग या ऑडियो जो है अगर आपको मिल जाएं और वो किसी भी जुर्म के अंदर जुर्म को साबित करने में या उसको रिफ्यूट करने में वो कह लें कि उसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी समझा जा रहा हो किसी फरीक की तरफ से, तो क्या कोर्ट उसको एज एविडेंस एक्सेप्ट करती है? उसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू होती है? बिल्कुल एविडेंशियल वैल्यू है। ये 2017 में अमेंडमेंट हुई है कानून शात ऑर्डर में, उससे पहले नहीं थी कि मॉडर्न डिवाइसेस से जो एविडेंस आएगी वो कोर्ट में यूज़ हो सकती है और कोर्ट उनको एडमिसिबल एविडेंस कंसीडर कर सकती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स किसी को फ़ोन कॉल ही करता है और फ़ोन कॉल करके उसको थ्रेटनिंग कॉल करता है कि मैं तुम्हें मार दूँगा, और जो कॉल रिसीव करने वाला है वो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। रिकॉर्डिंग करके तो उसकी FIR दर्ज हो जाएगी। हाँ, अगर वो फ़ोन उसका और जो शख्स है उसकी साउंड भेजेंगे PFSA लैब में, जो लैब है हमारी, उधर भेजेंगे फ़ोन के आया ये वाकई जेन्युइन रिकॉर्डिंग है, कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई इसके साथ।
और जो साउंड टेस्ट होता है वो होता है इस्लामाबाद में। और अगर साउंड टेस्ट भी आ जाए कि ये उसी शख्स की है तो डेफिनेटली यूज़ हो जाएगी एविडेंस उसके ख़िलाफ़। एक बात ये हो गई। दूसरी ये है कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं किसी की, कोई ऑफेंस हो रहा है, जैसे लड़ाई हो रही है, कोई बंदा किसी को मार रहा है, तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग कर लेता है अपने फ़ोन से, तो उसके फ़ोन को भेजेंगे लैब में। और अगर लैब में ये रिपोर्ट आ जाती है कि इसके साथ कोई भी किसी किस्म की टेम्परिंग नहीं है तो वो भी एविडेंस यूज़ हो सकती है। तीसरा हम आ जाते हैं जो सोशल मीडिया पे आती हैं चीज़ें। कोई फेसबुक पे किसी की वीडियो लोड कर देता है, या कोई इंस्टाग्राम पे कर देता है, या ट्विटर पे कर देता है, तो उसका ये प्रोसीजर है। दो ऑप्शंस होती हैं उसके पास अग्रीव्ड पर्सन की, एक तो एफआईए में डायरेक्ट कंप्लेंट कर दे और एक कोर्ट में वो कंप्लेंट फाइल कर दे। तो दोनों सूरतों में एफआईए जो होता है वो इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी के लिए उन्होंने एक टेक्निकल टीम बनाई हुई है, वो सारा डाटा लेके डाटा अपने पास सेव कर लेते हैं। सेव करके तो अपनी एक रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट करते हैं कोर्ट में, या इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसमें लगा देते हैं। और अगर कल को कोई शख्स वो डिलीट भी कर दे अपना मटेरियल, तो वो जो रिपोर्ट होती है वो एडमिसिबल आ जाती है कि ये वाकई उसने किया हुआ था। तो लिहाजा उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूज़ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए सोर्स की आइडेंटिफिकेशन बड़ा ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करें कोई सीसीटीवी फुटेज कहीं बनती है, किसी भी जगह कोई ऐसी वारदात हो जाती है, वो घर में हो जाए या बाहर हो जाए, तो उसमें से जो पुलिस ऑफिसर जाके उसका डाटा रिट्रीव करेगा, वो उसकी एविडेंस आएगी कि मैं गया था, मैंने इस डिवाइस से ये डाटा लिया और मैंने इसको बाद में लैब में भेजा, लैब की ये रिपोर्ट आ गई। और अगर वो तीनों चीज़ें कोर्ट में प्रोड्यूस हो जाएं तो बिल्कुल वो एडमिसिबल एविडेंस है और उसकी बेस पे सज़ा हो सकती है। अच्छा भाई साहब, सिर्फ अगर ये पूछा जाए कि सिर्फ जो आपका इस तरह से मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए जो एविडेंस लिया जाता है, जैसे सीसीटीवी फुटेज का जिक्र हुआ या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सिर्फ उसकी बुनियाद के ऊपर हो सकता है? मिसाल के तौर पे उस आपने कहा उसकी पीछे सोर्स होना, अगर सोर्स अवेलेबल नहीं है, सीसीटीवी कहीं से रिकॉर्ड हो रही है, लेट्स सपोज बैंक के आगे एक कैमरा लगा था, वहाँ पे कोई अगर कोई इस तरह का हादसा हुआ है, कोई वारदात हुई है, कोई क्राइम हुआ है, तो उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो कैमरा था वहाँ पे, लेकिन उसने वो सारा मंजर जो है उसको कैच कर लिया, उसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करवा के, अब उसका विटनेस सच नहीं है, क्योंकि रात के टाइम अगर कोई वाकया हुआ है तो उसको उन्होंने जो है वो उसमें अंदर रिकॉर्ड हो गया, तो क्या उसकी बुनियाद के ऊपर सिर्फ इस जो मॉडर्न डिवाइसेस से जो एविडेंस इकट्ठा होगा सिर्फ उसकी बुनियाद पे हो सकता है? नहीं, उस पर ना थोड़ी सी मेरे ख्याल में बात करने में समझ नहीं सही बात आ सकी। बात ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली हो रही होती है, कोई शख्स उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। मामला ये है कि उस डीवीआर जो लगा हुआ है सेट, उससे तो आगे डाटा रिट्रीव करना है ना। जो शख्स वो डाटा रिट्रीव करके लेके आएगा ना, वो एविडेंस देगा कि जी मैंने ये डाटा फलां जगह से डीवीआर था, वहाँ से मैंने कलेक्ट किया है और मैंने इसको भेजा है लैब में, पीएफएसए में, तो वो एविडेंस देगा आगे, तो वही एडमिसिबल हो जाएगी। अच्छा जवाई साहब, फिर अगेन आपकी तरफ आना पड़ेगा। आपने फोरेंसिक रिपोर्ट का जिक्र किया, क्या फोरेंसिक का भी कोई लॉ है जो अलाउ कर रहा है कि वो, क्योंकि देखिए यहाँ पे मामला ये होता है कि जहाँ पे वो क्राइम होता है दोनों फरीक कोशिश करते हैं कि इस तरह का एविडेंस जो है वो ना आए, उसके अंदर टेम्परिंग हो सके, तो क्या मैकेनिज़्म है फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के अंदर, वो कितनी जो है वो इफ़ेक्टिव है? क्या उनसे आने वाली रिपोर्ट वाकई जो है उसको कोर्ट जो है वो समझता है कि विदाउट एनी डाउट है, या उसके अंदर भी मामला जो है वो मैनेज हो जाते हैं? जो पहले लैब थी ना उसमें तो ज़रूर मैनेजमेंट होती थी और लोग करते थे मैनेज, लेकिन जब से ये नई लैब इस्टेब्लिश हुई है ना जो ठोकर न्याज बेग पे, तो यहाँ आप कह लें कि मिनिमम ना होने के बराबर चांसेस हैं कि वहाँ पे कोई मैनेजमेंट कर सके। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ जब भी कोई मटेरियल डिपॉजिट होता है, जहाँ सबमिट करते हैं तो फ़ौरन उसकी कोडिंग कर देते हैं। वहाँ यही नहीं पता हो रहा होता कि एक्चुअली ये किस केस का, उसकी पहले ही कोडिंग हो जाती है, कोडिंग होके तो उसका एनालिसिस हो जाता है। लिहाजा जितने भी केसेस इस पीएफएस से हमने बड़े केसेस किए हैं, तो उसमें अभी तक कोई केस हमने ऐसा नहीं सुना कि उसमें कोई टेम्परिंग हो गई हो या रिपोर्ट गलत जनरेट होके आ गई हो। ये अब जो लैब बनी हुई है हमारी ठोकर न्याज बेग पे, ये बड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब है। बिल्कुल ठीक। कोई ऐसी कोई बात ऐसी सुनी नहीं कि उसमें भी कोई गलत रिपोर्ट उन्होंने दी। अच्छा वैसे यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन राइज हो जाता है, वो ये है कि जब आप इसके ऊपर कोडिंग कर देते हैं
मिसाल के तौर पे किस शख्स ने ये रिपोर्ट बनाई है उसका सिर्फ नंबर होगा, नाम नहीं होगा, तो आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते। तो क्या उस रिपोर्ट को जब आपने कोर्ट में एज एविडेंस पेश करना है तो उस शख्स जिसने वो तैयार किया उसकी शहादत ज़रूरी नहीं होती? नहीं, उसमें कोडिंग से मुराद ये नहीं होती कि बंदे का नाम होता है, एग्जामिनर जिसने किया उसका भी होता है, जिसने चेक किया उसका भी होता है। होता ये है कि जब सैंपल कलेक्ट करके भेज देते हैं ना, अब लैब में जमा हो जाते हैं, वहाँ वो एक फिक्टिशियस उसको एंट्री कर देते हैं कि वहाँ ये नहीं पता चल रहा होता ये किस केस के आए हैं। ऐसा नहीं होता। जो लैब की रिपोर्ट आपके सामने आती है उस पर जिसने वो चेक किया है उसके भी साइन होते हैं, जो एग्जामिनर होता है उसके भी साइन होते हैं, जो फाइनल एनालिस्ट होता है उसके भी साइन होते हैं, और तीनों के साइन है। एक बात होगी। दूसरा ये है कि ये जितनी लैब की रिपोर्ट है ये पर्सी एडमिसेबल है। ये आर्टिकल इसका सेक्शन है CRPC का, ये अदरवाइज सारी शहादतें आके देना पड़ती हैं कोर्ट में, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आती हैं ये वैसी कोर्ट में टेंडर कर दी जाती है जो एडमिसेबल एविडेंस में आती है। अगर किसी शख्स को कोई डाउट हो, फर्ज के डिफेंस कह रहा है कि नहीं ये रिपोर्ट उनकी, तो वो उनको एज ए कोर्ट विटनेस समन कर सकते हैं, तो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाता है। अदरवाइज रिपोर्ट्स के लिए विटनेस समन करना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा दिलनवाज चीमा साहब, आप बताइए कि अगर रिपोर्ट कोई आ गई है, क्योंकि हम मॉडर्न डिवाइसेस के ऊपर जो एविडेंस है, जैसे रिकॉर्डिंग है, जैसे ऑडियो है, उसकी बात कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि अगर लेट्स सपोज एक केस के अंदर मुझे डाउट है कि ये रिपोर्ट जो मेरे अगेंस्ट आई है ये ठीक नहीं है, ये मैनेज की गई है या इसके अंदर टेम्परिंग है, या अगर मैनेज नहीं भी की गई लेकिन लगता यह है कि इसका फ़लाँ पहलू जो है वो डार्क है, अभी उसके बारे में कुछ बताया नहीं किया गया, तो क्या मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जनाब ये ऑडियो या वीडियो जो है इसका एक सेकंड ओपिनियन लिया जाए? जी, ये इसमें बिल्कुल देखें, आपका राइट तो है एज अ लिटिगेंट। आप देखें आपके ख़िलाफ़ जो भी एविडेंस पेश हो रही है, यू ऑलवेज हैव द राइट टू चैलेंज, आपने रिबट करना है। लेकिन देखना ये होगा हर सूरत में कि आप बर्डन किसके ऊपर है। अब एक चीज़ जमा हो गई अदालत में, एक फोरेंसिक अथॉरिटी ने उसको जो है वो जमा कराया, उसको प्रोसेस उसका कंप्लीट किया है, एंड इट इज़ बिफोर द कोर्ट। नाउ द बर्डन विल शिफ्ट ऑन टू यू टू डेमोन्स्ट्रेट कि इसके अंदर क्या जो है डिफिशेंसीज़ हैं, क्या इसके अंदर फॉल्ट्स हैं। ये तो आप सिर्फ नहीं कह सकते ऑफ द कफ कि मैं नहीं मानता जी मेरे ख़िलाफ़ क्यों आ गई है। दैट्स नॉट इनफ। आपने कोर्ट को सेटिस्फाई फिर करना है कि इसमें अंदर क्या नुक्स है या क्या रीज़न है कि कोर्ट इसको जो है दोबारा चेक कराए या वेरीफाई कराए। उसमें आप डेवलप कर सकते हैं अगर कोई बहुत ग्लेयरिंग उसके अंदर नज़र आ रहा हो डिस्क्रेपेंसी, या कोई बहुत ग्लेयरिंग रीज़न नज़र आ रहा हो, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सिर्फ फोरेंसिक की तो नहीं बात, अगर वीडियोज़ की हद तक भी जिस तरह अभी डिस्कशन हो रही है, वीडियोज़ भी पर से तो एडमिसिबल ज़रूर हैं, बट यू ऑलवेज हैव, आप उसको चैलेंज तो कर सकते हैं कि वीडियो टेम्पर की गई या गलत बनाई गई है, या लेकिन फिर आप पे आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है, आपने उसको दिखाना है कि ये किस तरह गलत है और किस तरह आपने उसको जो है वो आप कहते हैं टेम्पर्ड हुई है। फिर वो कोर्ट का फैसला अल्टीमेटली होगा। कोर्ट देखिए फैसले तो कोर्ट ने करने हैं ना, ये सारे मैकेनिज्म तो हैं कि कोर्ट जो है सही कंक्लूजन तक पहुंच सके। तो इट विल बी द कोर्ट्स डिसीजन, वो दोबारा उसका ओपिनियन लेना चाहती है, नहीं लेना चाहती है, उसी पर रिलाई करती है, सेटिस्फाई होती है, नहीं होती, लेकिन आपके पास तो राइट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ख्वाजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप देखते हैं कि इंटरनेशनली जो है वो दुनिया आगे की तरफ जा रही है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्हिसार है, जो एविडेंस है उसको आलमोस्ट जो है वो ऑटो के ऊपर लगा दिया गया है कि बहुत ज़्यादा जो है वो CC फुटेज की जो रिकॉर्डिंग है या जो ऑडियो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई किया जाता है। क्या वजह है? क्या उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है और हमारे यहाँ पे अभी मामला जो है वो डेवलप हो रहे हैं? क्या आपका क्या एनालिसिस है इस बारे में? इसकी 2-3 वजूहत है। एक तो ये है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड है वो वाला स्टैंडर्ड नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनकी इतनी ट्रेनिंग ही नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि एविडेंस आपने प्रिजर्व किस तरह करनी है और उसको कानून के मुताबिक ला के तो फिर अगर कोर्ट में सबमिट करेंगे तो फिर उसकी एविडेंशियल वैल्यू है। लेकिन अगर आप कानून के मुताबिक उसको नहीं लेके आएंगे तो उसको फिर एडमिसिबल ही नहीं होगा। ये बड़ी बदकिस्मती है कि इतनी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं जो बिल्कुल ज़ाया हो जाती हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको सेंस ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमने किस तरह सेव करना है। जैसे CCTV फुटेजेस हैं, इसका भी आप देख लें, वो कभी भी ये नहीं काम करेंगे कि जो सोर्स है उस तक पहुँचें, कभी भी नहीं करेंगे कि उसका लैब से रिपोर्ट लेके आएँ। वो सिंपल साथ लगा देंगे, उसके तस्वीरें खींच लेंगे, साथ अटैच कर देंगे फाइल के, तो कोर्ट उसको कंसिडर ही नहीं करती और ना ही कर सकती है।
कोर्ट ने तो लॉ के मुताबिक जाना है ना। अगर एविडेंस लॉ के मुताबिक होगी तो बिल्कुल कोर्ट कंसिडर भी करेगी और उसकी बेस पे सज़ा भी होगी, लेकिन अगर लॉ के मुताबिक ही नहीं होगी तो फिर कोर्ट भी बेबस है, उसके सामने भी चीज़ होगी तो उसको कंसिडर नहीं कर सकती। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए कि वो प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करें। अगर प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करते हैं फिर उसकी बाकायदा फॉरेंसिक कराते हैं, सारा कुछ मुकम्मल करके कोर्ट के सामने लेके आते हैं, तो उसको डेफिनेटली कोर्ट कंसिडर भी करती है और उसकी बेस पे कन्विक्शन भी होंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा ख्वाजा साहब, आप ये बताइएगा कि ये आपने ट्रेनिंग की बात की, आपने कलेक्शन ऑफ एविडेंस की बात की, लेकिन आप ये समझते हैं कि यहाँ पे कई केसेस जो हैं वो सिर्फ इस वजह से लोग बरी हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं, जैसे आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर आपको पता है थ्योरी पे बेस करता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है जहाँ पे वो राइज हुआ उसका फ़ायदा मुलज़िम को चला जाता है, और दूसरी साइड पे आप जैसा कि खुद तस्करा कर चुके हैं कि तफ्तीश जो है वो नाकिस है, मॉडर्न डिवाइसेस के ऊपर उनकी दस्तरस नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं है, तो बड़े सारे केसेस तो सिर्फ इस वजह से जो है वो लोग बरी हो जाते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस जो है उसको इस तरह से नहीं कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया कि कोर्ट उसको अप्रिशिएट कर सकती। इसमें जो सबसे अहम वजह है ना, जो हमने इतने 20 साल हो गए हैं, 20 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए, अगर आप एक्विटल रेशो देखें ज़्यादा तो उसमें जो बदनीति शुरू हो जाती है ना पहले दिन से ही। मैं फ़र्ज़ करें मर्डर केस की बात कर रहा हूँ, अब होता आमतौर पे ये है कि एक मर्डर हो गया, कहीं किसी एक शख्स ने या 2 लोगों ने मर्डर कर दिया। अब जो गरीब पर्सन है मुद्दई साहब, वो क्या करेंगे कि 7-8 लोगों के नाम दे देंगे उस केस में। अब रिज़ल्ट इन्वेस्टिगेशन में ये आ जाएगा कल को जी इन्वेस्टिगेशन के जी 2 लोग तो गिल्टी हैं, बाकी 6 लोग जो है इनोसेंट हैं। अब फिर वही शख्स जाएगा कोर्ट में शहादत देने के लिए, मुद्दई वो कहेगा जी इन 8 लोगों ने मार दिया। अब उन 8 लोगों में से कोई लाहौर होगा, कोई कराची होगा, कोई कहीं होगा जिसकी एविडेंस भी अवेलेबल होगी, तो फिर जज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई एक शख्स के बयान पे किस तरह सज़ा दे दे। उस 2 असल मुलज़िमों को भी सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर कोई शख्स 6 लोगों के बारे में झूठ बोल रहा है तो फिर कैसे उस शख्स पर रिलाई किया जाता है कि 2 के बारे में सच बोल रहा होगा। तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि अगर सही मुलज़मान के ख़िलाफ़ केस रजिस्टर्ड हो तो फिर सज़ा के चांसेस बड़े ज़्यादा हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि सिर्फ इस वजह से कि एक मुलज़म है उसके भाई को भी बीच में इन्वॉल्व कर दो, उसके बाप को भी कर दो, उसके और करीबी रिश्तेदार है तो आप उसको भी इन्वॉल्व कर देते हैं। अगर पहले दिन से FIR रजिस्टर्ड सही मुलज़मान के ख़िलाफ़ हो तो कभी ऐसा ना हो कि उसके एक्विटल हो जाए। अब कई दफ़ा हमने देखा है कि 6 लोगों के ख़िलाफ़ FIR हो गई, एक बंदे मुल्क से बाहर था, फ़र्ज़ करें एक बंदे मुल्क से बाहर है तो मदई कह रहा है कि इसने भी आके उनके साथ मारा है, तो वो तो है नहीं वहाँ पे, तो जज फिर उसके बयान पे दूसरों को सज़ा देते हुए हिचकिचाते हैं कि पता नहीं अब दूसरे के बारे में सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो बेसिक यहाँ से काम शुरू हो जाता है, पहले दिन से गलत चीज़ शुरू हो जाती है। और दूसरा वही है कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट हो और कानून के मुताबिक एविडेंस हो, तो फिर उसको अगर कोर्ट में चलान सबमिट होता है तो उसमें बड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर सज़ा ही होगी, फिर ऐसी एक्विटल नहीं हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा ख्वाजा साहब, आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हैं, आप ये बताएं कि जैसे आपने खुद अभी जिक्र किया कि लोग जो है वो एक FIR के अंदर कोशिश करते हैं कि दूसरी जो पार्टी है उसके सारे जितने भी लोग हैं जो हमदर्दी रखते हैं, चाहे वो दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, चाहे वो बाहर बैठा है, चाहे वो मुल्क के अंदर है, उन सारों को नामजद कर देते। उसके बाद जो है वो FIR ज़ाहिर है अपनी मंतकी अंजाम तक जब पहुंचती है तो लोगों की एक्विटल हो जाती है। जब एक्विटल होती है तो जिस शख्स ने झूठी FIR कटाई है, क्या उसके ऊपर कोई FIR हो सकती है? ऐसा कोई कानून है? FIR नहीं होती, उसमें 182 PPC की प्रोसीडिंग्स हैं कि जब कोई भी इस तरह का कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो और एक्विटल हो जाए तो फिर वही बात है ना कि लॉ हमारा टेक्निकल बड़ा है, तो जो SHO है उसके पास इख्तियार है सिर्फ ये कि वो 182 की प्रोसीडिंग बना के कलंदरा उसे कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो भेजेगा मजिस्ट्रेट को और फिर मजिस्ट्रेट उस पर प्रोसीडिंग करके तो उसको सजा भी देगा। लेकिन ये थोड़ी सी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। आपसे मैं यहाँ से थोड़ी सी अगर क्लैरिटी चाहूँ कि अगर किसी दूसरे B शख्स के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगाता है और B एक्विटल हो जाता है तो B के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो A के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई करके FIR कटा सके कि जनाब इसने ये
जो है वो गलत किया, इसके लिए आप समझते हैं कि आप बता रहे हैं कि वो जो इख्तियार है वो पुलिस के पास है? ये बिल्कुल, अगर डैमेजेस का इख्तियार है उसके पास, को डैमेजेस क्लेम कर सकता है, सिविल डैमेजेस में फिर केस चलेगा, और डैमेजेस में सिविल रेमेडी है, वो सिविल रेमेडी अवेल कर सकता है। लेकिन जहाँ तक क्रिमिनल एक्शन, पूरा केस चलेगा। जहाँ तक क्रिमिनल एक्शन का ताल्लुक है वो उसके पास बिल्कुल इख्तियार नहीं है, वो SHO का इख्तियार है कि SHO 182 PPC की तहत रिपोर्ट बना के, उसको कलंदरा कहते हैं, वो भेजेगा मजिस्ट्रेट के पास और फिर मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करते हुए उस पर फैसला करेगा। इसमें लॉ में अमेंडमेंट ज़रूरी है, होना ये चाहिए कि जिस दिन ट्रायल कोर्ट ये फैसला करे मर्डर केस में कि इस शख्स ने किसी एक शख्स को या एक से ज़्यादा को झूठा इन्वॉल्व किया था, तो वो उसी वक्त 182 PPC का नोटिस दे तो नेक्स्ट डेट पे उसको सजा दे, तो फिर बेहतरी आ सकती है। लेकिन ये जो प्रोसीजर लॉ में है, अब कोर्ट से तो लॉ के मुताबिक जाना है, तो वो SHO के पास सिर्फ इख्तियार है कि SHO बना के दे सकता है रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक। अच्छा ख्वाहिश साहब, एक शख्स के खिलाफ अगर कोई झूठी FIR कट जाती है किसी भी जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग के ऊपर और कोई उसकी जो है वो ऑडियो के ऊपर, और वो बाद में जो है वो गलत साबित होती है, और वो शख्स जो है वो कोर्ट से कोई, आप उसी अदालत से कोई कॉम्पनसेशन ले सकता है, या उसके लिए आप फरमा रहे हैं कि अलहदा एक सिविल रेमेडी उसको अवेल करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, अलहदा सिविल रेमेडी अवेल करनी पड़ेगी। उस कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है, उस कोर्ट के पास ये तो इख्तियार है कि वो मुद्दई को कंपनसेशन दिलाते हैं। जो प्रोविजन लॉ की अवेलेबल है कि जब फ़र्ज़ करें कत्ल केस के फैसला करते हैं तो उसमें कोर्ट को इख्तियार है कि कंपनसेशन जो लीगल एयर एंड डिसीज़ के, उसको मुल्ज़म को बर्डन कर सकते हैं कि आप कंपनसेशन पे करें। लेकिन कोर्ट के पास कोई ऐसी जुरिस्डिक्शन या इख्तियार नहीं है कि जो मुल्ज़म है उसको अगर बरी करते हैं तो साथ उसको कंपनसेट करने का भी ऑर्डर करें कि इसको कंपनसेट किया जाए। उसके लिए उसको अलहदा रेमेडी अवेल करना पड़ेगी। वो उसके पास सिविल रेमेडी है डैमेजेस की सूरत में, क्रिमिनल एक्शन वो नहीं कर सकता। क्रिमिनल के लिए फिर SHO का इख्तियार है कि वो रिपोर्ट भेजे 182 PPC की, जिसे 182 का कलंदरा कहते हैं। बिल्कुल ठीक। दिलनवाज चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप बताइएगा कि ये जो मुझे अगर क्लेम करना है कोई झूठी FIR मेरे खिलाफ हुई जो कि खारिज हो गई, अब मैं सिविल मुकदमा एक फ़ाइल करना चाहता हूँ, उसके ऊपर मुझे क्या साबित करना पड़ेगा? मैं फिर एक नब्बी लिटिगेशन का जो है वो सामना करूँगा? क्या मुझे उसके लिए फिर शहादतें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, गवाहान को लाना पड़ेगा? जी भट्ट साहब, आप बिल्कुल यही है, हकीकत तो अल्टीमेटली यही है। और ये बात साबित हो गया ना कि मेरे खिलाफ FIR झूठी थी, तो उसके अंदर तो कोई समरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। आप उसका जो है वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन कह लें या उसकी डैमेजेस या रिकवरी के लिए मुकदमा करेंगे, जिस तरह 182 खालिद साहब बता चुके हैं, वही एक प्रोसीजर है। और वो भी मतलब देखा ही गया कि टूथलेस है, बहुत कम लोग अवेल करते हैं, हो भी तो सज़ा सख्त नहीं है। अब थोड़ी शायद उसमें अमेंडमेंट हो गई है, लेकिन इसका मैकेनिज़्म बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। खैर एक लंबी बात है, FIR का स्टेज, FIR की तफ्तीश, उसके अंदर फाइंडिंग एक्विटल, इन सब चीज़ों में बड़ी और इन्वेस्टिगेशन। लेकिन भट्ट साहब, आपकी इजाज़त से एक लतीफ़ा जहन में आया था, वो मैं बताना चाहूँगा। जो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हम बात कर रहे थे ना हम, कि वो इन्वेस्टिगेशन की हमारी जो है टेक्निक्स कहाँ तक पहुँची हैं, तो एक लतीफ़ा है जो बड़े हमें सुनाते होते थे लाइटर नोट पे, कि एक बादशाह था, उसका जो है ना हिरन गुम गया था, शायद आपने ये बात सुनी हो जी। और उसने दुनिया जहान के लोग बुलाए कि मेरा हिरन तलाश करें, लेकिन वो मिल नहीं सका उसको। तो फिर उन्होंने पाकिस्तान पुलिस से रब्ता किया कि मेरी जो हिरन है वो तलाश दरियाफ्त करें। तो कुछ देर के बाद ही, घंटे के बाद ही जो है वो हवलदार साहब आ गए, पीछे जो है वो सोटी लेके चल रहे थे, और आगे एक हाथी था जो कान पकड़ के कह रहा था मैं ही हिरन हूँ, मैं ही हिरन हूँ जी। तो ये मामला जो है हमें इनसे आगे अब लेके जाने की ज़रूरत है, और हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा ख्वाहिश साहब, आप क्योंकि मॉडर्न डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग और ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, एक टर्म इस्तेमाल होती है CDR, जो कि क्रिमिनल केसेस के अंदर अक्सर जो है वो एक एज ए पीस ऑफ एविडेंस पेश की जाती है। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वो क्या है, उसकी कितनी वैल्यू है? CDR जो है ना वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ चीज़ें। अब देखें, जो कई लोग होते हैं बड़े क्रिमिनल किस्म के, वो क्या करेंगे, हमने खुद भी केसेस किए हुए हैं कि फ़र्ज़ करें उन्हें लाहौर में कोई ऑफेंस कमिट करना है, तो वो किसी और जगह इस्लामाबाद में अपना मोबाइल भिजवा देंगे और अपने नाम की वहाँ होटल में बुकिंग भी करा लेंगे, और कल को एविडेंस पेश कर देंगे जी मेरा मोबाइल तो वहाँ था, क्योंकि उसकी लोकेशन तो वहीं आएगी जहाँ कॉल्स आती रही हैं। तो इसलिए CDR को अहमियत दी जाती है, लेकिन इतनी बहुत अहमियत नहीं दी जाती कि जो
वरना आम तौर पे जो कॉमन फ़र्ज़ करें कोई एक्सीडेंट का केस आ जाए या कोई ऐसा केस आ जाए कि जिसमें प्लानिंग शामिल ना हो, तो उसमें CDR को अहमियत देते हैं जो अचानक हो जाए। अचानक से मुराद ये है कि जिसमें कोई प्लानिंग नहीं आती। फ़र्ज़ करें किसी जगह रोड पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, इवन मर्डर तक हो जाता है, जो रूटीन जो अचानक हो गया, तो वहाँ तो CDR को अहमियत दी जाएगी कि वाया आया उस शख्स की उधर लोकेशन है कि नहीं है, जो आप विटनेस क्लेम कर रहे हैं उसकी लोकेशन है कि नहीं है। लेकिन कई केसेस में ऐसे भी होता है कि जो प्रोफेशनल किस्म के लोग होते हैं वो जानबूझ के या जेल चले जाएंगे या अपना मोबाइल कहीं जगह भिजवा देंगे ताकि हमारी वो ना आए लोकेशन। तो उसमें CDR की इतनी अहमियत नहीं देते, क्योंकि उसमें आपके पास साउंड रिकॉर्ड नहीं होता कि आप गुफ्तगू क्या हो रही है और किससे गुफ्तगू हो रही है। वो सिंपल सिर्फ कॉल रिकॉर्ड होता है कि जी इस शख्स के साथ कॉल्स होती रही हैं। वो इन्वेस्टिगेशन कई दफ़ा जब ऑफेंस से ट्रेस आउट करते हैं तो उसमें बड़ी मदद मिलती है। फ़र्ज़ करें कहीं को ऑफेंस हो गया है तो वहाँ का वो डाटा ले लेते हैं, उसको जियो फेंसिंग कहते हैं कि जहाँ जहाँ उस नंबर चले वो सारे पिन पॉइंट करके, तो जियो फेंसिंग के ज़रिए वो मशकूक नंबर ट्रेस आउट करके, और कई बड़ी जगह ऐसे हुआ है कि वो आपने वो डकैतियाँ, वो चोरी, वो रबरी आपने उससे तलाश भी कर ली है, उस तक मुलजमान तक भी पहुँच गए हैं। लेकिन इसको जब आप लेके आ जाते हैं उन ऑफेंसेस में जो हर्ट के ऑफेंसेस हैं, मर्डर के ऑफेंसेस हैं, तो उसमें CDR का ज़रा डिफरेंट रोल हो जाता है कि जहाँ प्री प्लान्ड वाक़यात होते हैं तो उसमें उसको इस कदर अहमियत नहीं आती फिर। बिल्कुल ठीक। अच्छा ख्वाजा साहब, क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आप देखेंगे हर बंदे के पास मोबाइल है, कैमरा है, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस उसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन हैं, मुख्तलिफ ऐप्स हैं, दुनिया इंटायरली बदल गई है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है या हमारा जो कानून है इसके मुतल्लिक, उसको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। नहीं, कानून तो अपग्रेड हो गया हुआ है। इसमें जो 164 है ना इसका कानून शर्त ऑर्डर का, वो अमेंडमेंट 2017 में हुई है कि जो मॉडर्न डिवाइसेस की आप एविडेंस है उसको यूज़ होगी और एडमिसिबल होगी एविडेंस में। लेकिन मसला सिर्फ इतना था, जो प्रॉब्लम आती है कि उसको कानून के मुताबिक होती नहीं एविडेंस, कि जिस तरह से कानून के कलेक्ट होना चाहिए वो नहीं होता प्रोसेस। अगर वो प्रोसेस मुकम्मल हो तो वो तो अवेलेबल है लॉ में, अमेंडमेंट अवेलेबल है, लॉ में एडमिसिबल है, जो मॉडर्न डिवाइसेस की एविडेंस है वो बिल्कुल एडमिसिबल है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा वसीम साहब, आपकी आमद का दिल नवाज चीमा साहब, आपने भी कानून के मुख्तलिफ पहलुओं पे रोशनी डाली, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ भी हो इस चीज़ को मान कर चलना पड़ता है कि कानून की इशत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी नुक्ते की ज़रूरत पड़ जाए और आप अपने उस कानूनी इल्म की बुनियाद के ऊपर अपने मसले को हल कर सकें। इस स्पिरिट के साथ नाज़रीन देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है। किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।